व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका टाइटल है हाउ एस जयशंकर पब्लिकली एक्सपोज्ड पाकिस्तान चाइनाज नेस्टी प्लान। तो कैसे, एक तो मेरे को जो एस जयशंकर सर है ना, उनकी मतलब की जो बातें होती है टू द पॉइंट होती है, और वो कहते हैं ना सीधा डंके की चोट पे कहना। तो आज सुनते हैं उनके बाद। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल पे है, गौरव भाई करेंगे पूरी वीडियो एक्सप्लेन, और इनकी अमेजिंग ही होती है। तो देख रही है मेरे गौरव आ रहे हैं सर, गौरव तो एक नॉलेज वाली। तो करते हैं शुरू। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव, और हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया कि ओसामा तो मर गया, मगर गुजरात दंगों का गुनहगार आज भी भारत का प्रधानमंत्री है। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. मगर पाकिस्तान के ऐसे जहरीले बयानों के पीछे की वजह मोदी जी का कोई स्पीच बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की असली वजह है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। इस इंडियन मिनिस्टर ने लिटरली पाकिस्तान का टेररिज्म और चाइना पाकिस्तान का नेक्सस सब कुछ यूएनएससी में एक्सपोज कर दिया। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. So ये जवाबों का सिलसिला स्टार्ट हुआ यूएनएससी की एक एंटी टेररिज्म मीटिंग में, जिसमें 26/11 मुंबई अटैक्स के इंडियन सर्वाइवर्स अपना दर्दनाक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर कर रहे थे। आयरॉनिकली इस मीटिंग का हिस्सा पाकिस्तान भी था, जिसके एक रिपोर्टर ने तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया कि दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान से पनपने वाला आतंकवाद आखिर कब तक चलेगा। अब इस पर हमारे मिनिस्टर ने सीधा जवाब दे दिया। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. कि टेररिज्म का सवाल तो उन्हें पाकिस्तान के मिनिस्टर को पूछना चाहिए, उनसे नहीं। इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान को चाइना का छोटा भाई और एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म तक कह दिया। और तो और जयशंकर ने पाकिस्तान को ये चेतावनी भी दे दी That if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. पर मजे की बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इंडिया पर उंगली उठाई हो, और बदले में इंडियन डिप्लोमैट्स ने पाकिस्तान को ही पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। आज से कुछ ही साल पहले पाकिस्तान के एक्स प्रधानमंत्री इमरान खान ने इंडिया को खून खराबा और नफरत फैलाने वाला देश बताया था, जो इंडियन मुस्लिम्स के रेडिकलाइजेशन का कारण बन गया था। अब आई नो आरोप इतना बड़ा था कि इंडियन डिप्लोमैट विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तानी सरकार से सीधा पूछ लिया कि क्या वो स्वीकार कर सकते हैं कि उनकी सरकार दुनिया की ऐसी पहली सरकार है जो अल कायदा के आतंकवादियों को पेंशन देती है। यस, इमरान खान ने खुद ओसामा को शहीद का दर्जा दिया है, और इसके अलावा कुछ ऐसे स्लीपर सेल टेररिस्ट भी हैं जिन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि 20,000 30,000 जैसे रकम के लिए वो इंडिया में आतंकवाद फैलाने हैं, वो भी पाकिस्तानी मिलिट्री के कहने पर। इनफैक्ट टेररिज्म ही नहीं, इंडिया ने स्टैट्स के साथ ये प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तान में हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ भी इतना अन्याय होता है कि उनकी संख्या 23% से 3% हो गई। This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today. But interestingly, इस पूरे वर्बल वॉर में एक लोकेशन बिल्कुल कॉमन है, और वो है UNSC. But here comes the question, why is UNSC so important? Well, member states को मिली पावर की वजह से। So UNSC इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहां पर पास हुआ रेजोल्यूशन सभी 193 मेंबर देशों को लीगली मानना ही पड़ता है। इस यूएनएससी में इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। सो किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए टोटल 9 वोट्स की जरूरत पड़ती है। पर इंटरेस्टिंगली, अगर 5 में से एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर दे, यानी अगेंस्ट में वोट कर दे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। Such is the power of permanent members in UNSC. और हाँ फ्रेंड्स, ये वीटो पावर को 1 या 2 या 3 बार यूज नहीं हुआ है, बल्कि हर परमानेंट मेंबर ने कई बार इसे यूज किया है, और ये वोट का काफी असर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। एज वी ऑल नो, यूएनएससी रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। अब इन डिस्कशंस में क्या होता है और ये कैसे इंडिया पर इंपैक्ट करते हैं, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, जिससे आप भी इन्फॉर्म रह सको हर सिचुएशन में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर 5 में से एक भी परमानेंट मेंबर वीटो कर दे, यानी अगेंस्ट में वोट कर दे, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। एंड शॉकिंगली, एक समय पर ये परमानेंट सीट इंडिया को खुद यूएस और रशिया ने सामने से ऑफर किया था। तो फिर आज इंडिया एक परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है?
वेल, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 1950s में जब पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी, तब यूएस और रशिया ने अलग अलग मौकों पर इंडिया को परमानेंट सीट एक्सेप्ट करने का प्रस्ताव रखा था और इसी संबंध में दोनों भाई बहन के बीच में लेटर्स भी एक्सचेंज हुए। पर चाइना को यह एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया को एक परमानेंट सीट मिले। तो चाइना के गुड बुक्स में रहना उस वक्त के इंडियन सरकार को ज्यादा फायदेमंद लगा और उन्होंने अपनी सीट चाइना को देने का फैसला कर दिया। उस वक्त जो लेटर्स एक्सचेंज हुए थे ना, उसमें नेहरू ने यह साफ साफ कहा था कि इंडिया डिजर्व तो करता है ये सीट, पर चाइना के कॉस्ट में बिल्कुल नहीं। बट आज के तारीख में सभी जानते हैं ये कॉस्ट चुकाना इंडिया को काफी भारी पड़ गया, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तो दूर की बात, अगले ही दशक में चाइना ने इंडिया को अटैक कर दिया और अक्साई चीन वाला पूरा का पूरा इलाका अपने काबू में ले लिया। इनफैक्ट जो परमानेंट सीट और वीटो पावर इंडिया ने चाइना को दिया, उसका इस्तेमाल वो आज तक इंडिया के अगेंस्ट ही कर रहा है। जैसे कि रिसेंटली इंडिया ने जब चौथी बार प्रपोजल रखा हफीज सईद के दामाद अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी की ऑफिशियल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने के लिए, तो चाइना ने अपना वीटो यूज करके इस पर रोक लगा दिया। पर इंडियन डिप्लोमैट्स ने यहाँ पर भी तुरंत रिटेलिएट किया और चाइना को हिपोक्रेट तो कहा ही, पर साथ ही अपनी इस आदत को सुधारने के लिए भी बोल दिया। इनफैक्ट जब कभी भी इंडिया को परमानेंट सीट देने पर रेजोल्यूशन उठता है, तो 5 में से 4 परमानेंट मेंबर्स तो अपना सपोर्ट दिखा देते हैं, पर चाइना के वीटो की वजह से रेजोल्यूशन हर बार फेल हो जाता है। पर सिर्फ चाइना ही नहीं, बल्कि सभी परमानेंट मेंबर्स अपने फायदे के हिसाब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रूख बदल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वीटो के दम पर। सो 1994 में रुवांडा की गवर्नमेंट अपने माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए जेनोसाइड कर रही थी, जिसमें 8 लाख लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे। पर जितनी भी बार यूएन मेंबर्स इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करते, तो फ्रांस और यूएस उसे वीटो कर देता। इनफैक्ट इन दोनों देशों ने इंश्योर किया कि जेनोसाइड इस शब्द का कहीं भी किसी भी रेजोल्यूशन में जिक्र भी ना हो, और ये इसीलिए क्योंकि फ्रांस और रुवांडा की सरकार के बीच गहरी दोस्ती थी, जिसका इस्तेमाल करके फ्रांस बाकी अफ्रीकन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था। रही बात यूएस की, उसे रुवांडा के ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन और एड में पैसे नहीं खर्च करने थे। ऐसे एक और एक सिमिलर एग्जांपल है चाइना का। 2021 में म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ था, उसको कंडेम करने के लिए यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास करना चाहा, पर चाइना ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसके पीछे चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसके थ्रू वो अल्टीमेटली पूरे म्यांमार को अपने वेब में फंसाना चाहता था। तो इसीलिए सबसे पहले उसने मिलिट्री के इस टेक ओवर को एक छोटा सा कैबिनेट रीशफल का नाम दे दिया, और इसके पीछे रीजन था पैसा। सो कू की वजह से यूएस ने म्यांमार पर सैंक्शंस लगा दिए थे। ऐसे में चाइना को अच्छे से पता था, जब तक म्यांमार में मिलिट्री रहेगी, तब तक कोई देश म्यांमार के साथ ट्रेड नहीं करेगा। मतलब चाइना यहाँ पर आसानी से अपनी ट्रेड मोनोपोली को बना पाएगा, और एक देश जहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाए और चाइना का मार्केट प्रेजेंस बढ़ने लग जाए, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन चाइना के लिए क्या हो सकता है। और बस इसीलिए चाइना हर उस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है जो म्यांमार के सपोर्ट में हो। नाउ जिस फोरम पर इतने ऐतिहासिक और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर रेजोल्यूशंस पास होते हो, वहां एक परमानेंट सीट होना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी डील है। इसीलिए इंडिया बाकी G4 देशों और L69 ग्रुप, मतलब सभी डेवलपिंग देशों को अपने साथ मिलकर यूएनएससी में परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। Member states from Latin America, Africa, Asia and small island developing states should have credible and continuing representation in the Security Council. Well, obviously, दुनिया सिर्फ इन 5 देशों की मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकती। इनफैक्ट, you'll be shocked to know कि टोटल 193 मेंबर स्टेट्स में से 50 ऐसे देश हैं जिन्हें आज तक नॉन परमानेंट मेंबरशिप का मौका तक नहीं मिला है। सो क्लियरली यूएनएससी में रिफॉर्म्स होना एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल मुद्दा है। इनफैक्ट यूएन में भी अगर कोई मुद्दा उठता है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया भर की नजर में आ जाता है, और यही रीजन है कि हमारे डिप्लोमैट्स भी हर इंटरनेशनल फोरम पर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं और कुछ ना कुछ हिस्टोरिक जरूर कह जाते हैं, जैसे कि ये entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. IFS नेहा दुबे, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके को खाली करने के लिए कह दिया है, जो उसने इलीगली हड़प रखा है। नेक्स्ट है डिप्लोमैट सईद अकबरुद्दीन, जिन्होंने एक ही लाइन में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ पाकिस्तानी सरकार को भी मैसेज दे दिया कि बात करनी है तो पहले आतंकवाद को बंद करो। पर सबसे मजेदार है वो जवाब जो हमारे डिप्लोमैट्स बिना दिए दे देते हैं।
कैसे? वेल, ऐसे पाकिस्तान की स्पीच शुरू होते ही चुपचाप वॉक ऑफ करके, लाइक दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट। एंड यू वोंट बिलीव, लेकिन इंडिया की ऐसी ही यूनिक डिप्लोमेसी और एक्सीलेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज कई ऐसे देश भी है जो सिर्फ इंडिया को इंटरनेशनली सपोर्ट ही नहीं बल्कि पीओके को वापस हासिल करने के लिए भी ओपनली इंडिया की मदद कर रहे हैं। अब ये कौन सा देश है जो इंडिया की मदद कर रहा है और पीओके के लिए इंडिया के साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेल रहा है? वेल, इस पूरे सब्जेक्ट को मैंने डिटेल में कवर किया एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया सीखने के लिए मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। भाई ये चीज तो है, ये जो लास्ट में दिखाई ना क्लिप की, जैसे उनका भाषण शुरू होता है इंडिया वॉकआउट कर जाता है वहां से, क्या इंटरेस्टिंग है, सुननी नहीं तुम्हारी बात, हम बात ही तुम्हारी तब सुनेंगे तभी, मतलब तुम्हारे मतलब बात सुनना है, कोई जवाब समझ नहीं आई। देखो ये सब हर कंट्री को बहुत क्लियर है कि टेररिज्म कहाँ से आता है, सबको क्लियर है, ठीक है। पाकिस्तान उसका एक मेजर वो है, ठीक है, हर, लेकिन फिर भी जैसे वहाँ के वो खुलेआम बोलते थे कि इंडिया एक मतलब खून खराबा वाला ये है वो है, ये तो हर किसी एक बच्चे को पता है कि अगर किसी से पूछो ना टेररिस्ट अगला नाम पाकिस्तान आता है, तो फिर और वहाँ कौन की से उसमें से बोल आप देते हैं? गवर्नमेंट के खुलेआम जवाब ही सुन लिया करो ना, क्या कहते हैं कि वो शहीद है हमारा, उनका तो कोई मान धर्म है नहीं वैसे। सरकार को तो ये पता है 2 साल 5 साल की आई है, 2 साल भी टिक जाए इनका नाम लेके बहुत है। बस अपने बैंक सरकार देखो क्या होता है, जब सरकार बनती है तो फोन आते हैं दूसरी कंट्रीज के, कांग्रेचुलेशंस आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप ऐसे वहां बनती फोन आता है, टिकना है नहीं बता टिकना है तो ये भी तो है। कल हमने एक वो देखा था ना कि देखो पाकिस्तान देश नहीं है, वो काम है, बोला था ना ऐसे वो वहां से चाइना का काम करा, पैसे लिए खत्म, टेंडर की तरह काम, रशिया का काम करा, पैसे लिए खत्म, तो उसको कोई आप वैसी कंट्री कह नहीं सकते। बट गौरव भाई ने सही बोला, एंड आई वुड आल्सो से कि इट इज हाई टाइम इंडिया को वीटो का वो उसमें यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि चाइना तो हर मुद्दे में अपना फायदा देखता है, सारी कंट्री अपना फायदा देखती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे हित कहीं ना कहीं मारा जाता है, कभी कोई रिजोल्यूशन होता है, कुछ भी होता है तो। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक के वीटो कहने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंसिल ही हो जाए रिजोल्यूशन। मुझे ये लगता है एक परसेंटेज डिसाइड होनी चाहिए, टू बी फ्रैंक, और ये रिजोल्यूशन आना चाहिए। जब तक ये परसेंटेज डिसाइड नहीं होगा भैया ऐसा काम नहीं चलता, नहीं तो ऐसा तो है कि अपनी मनमर्जी का मालिक है, करते रहो मैं तो नहीं करूंगा, वही पहली बात है कि ये चीज होनी चाहिए चेंज। और वो बोला ना कि सांप अपने बैकयार्ड में पालोगे तो एक दिन काटेंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पड़ोसी को ही काटेगा। आज भरनो तालिबान वाला काम, तहरीके तालिबान आज उन्होंने ही बनाई थी और आज उन्हीं के लपेटे में वो बोला था ना गौरव, उन्होंने सर ने भी, मुझे गौरव आर्य सर ने, कि वो मैं तो बोलता हूँ तालिबानियों से करो इनका टेटवा, दबाओ इनका अच्छे से टेटवा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, एंड आप और वीडियो प्रोसेस करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।